वो कहते हैं ना, अगर आप इम्तिहान में फेल हो जाएं और साथ में साथ वाले भी फेल हो जाएं तो इतना बुरा नहीं लगता। तो भैया इस हमाम में, इस शेयर बाजार में हम सब साथ हैं, मिल के झेल लेंगे। खैर, शुक्रवार की सुबह है, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है और कहने के लिए इस पूरे हफ्ते चारों दिन भारतीय बाजार दबाव के साथ कामकाज करते हुए नजर आए। पर यह जरूर है कि लास्ट 2 दिनों से डैमेज काफी हद तक रिड्यूस हुआ है। कल का ट्रेडिंग सेशन स्क्रीन पर रखिएगा। कल शुरुआती गोता जरूर खाया था जब सब डरे होंगे, पर उसके बाद शुरुआती गोते के बाद ही बढ़िया रिकवरी आई और उसके बाद लार्जली ज्यादातर पूरे दिन हमने साइडवेज कामकाज करा। फाइनली इंडेक्स की एक फ्लैट क्लोजिंग होती हुई नजर आई। इंडिया विक्स 4.5% गिरा, शायद इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी रिड्यूस हो रही है। बैंक निफ्टी का बुलिश मोमेंटम, दिन भर वो ट्रेंड मेंटेन्ड नजर आया थ्रू आउट द डे। एफआईआईज ने कल फाइनली लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट जोड़े और शॉर्ट्स काटे और इंडिया इंक का परफॉर्मेंस कल बाजार बंद होने से लेकर अब तक जो नतीजे आए हैं, मिला जुला नजर आ रहा है। मैं सिर्फ आपका फ्राइडे की वो क्या एक्साइटमेंट जगाने की कोशिश कर रहा हूं, होप जगा रहा हूं। मुझे नहीं पता बाउंस बैक करेगा नहीं करेगा ये बाजार, रिलीफ रैली आएगी नहीं आएगी, आएगी तो कितनी फ्रेजाइल, कितनी शॉर्ट लिव्ड होगी, वगैरह वगैरह। बस इतना पता है कि सामने वीकेंड खड़ा है। आज सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन है और एक और रिजल्ट हैवी डे हमारे सामने खड़ा है। प्रोड्यूसर साहब ने जो हेडलाइन में ब्यूटीफुली मेंशन कर रखा था, 5 निफ्टी और 8 वायदा बाजार की कंपनीज के आज रिजल्ट शेड्यूल है। गिफ्ट निफ्टी के संकेत फिर कंफ्यूज करेंगे आपको। कल के क्लोजिंग लेवल्स के इर्द गिर्द ही शुरुआत होने के इंडिकेशंस। कितनी दिक्कत और झेलनी है ये आपको वीरू बताएंगे। गोरे कितना हंस रहे हैं हम पे ये हॉर्मास बताएंगे। और इंडिया इंक का परफॉर्मेंस कुछ दमखम लौटा नहीं लौटा, उस पर डिटेल में हर्षदा से चर्चा कर लेंगे आगे। लेकिन आपने गिफ्ट निफ्टी तो रखी दिया स्क्रीन पे, बाकी के समीकरण दिखा देता हूं। फ्लैट ओपनिंग गिफ्ट निफ्टी की, आपके एशियन पियर्स जो हैं बिल्कुल मिला जुला कामकाज होता हुआ आपकी स्क्रीन पे। और इनफैक्ट ओवरनाइट जो संकेत यूएस से मिले थे, मिले जुले हैं। कोई डाउ 1/3% दबाव में था तो कोई नैस्डैक 3/4% मजबूती के साथ कामकाज कर रहा था। हेडलाइन में सटल सी हिंट थी और कल सुबह चर्चा हो रही थी टेस्ला के नंबर्स की, शायद उसी के चलते वो समीकरण अलग अलग, क्योंकि टेस्ला कहीं रिप्रेजेंट करता है कहीं नहीं है, इसलिए समीकरण बदले बदले से। आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट हैं, लार्जली हल्के से कहने के लिए इन ग्रीन। तो तब और अब की पहली प्लेट दिखा देता हूं, कहां यूएस के फ्यूचर्स 3:30 बजे छोड़े थे और कहां इस समय खड़े हुए हैं। तो ठीक है, समीकरण लार्जली जहां छोड़े थे वहीं हैं, या थोड़ा बहुत डाउ जैसी चीजों में तेजी डाइजेस्ट करनी है हल्की बहुत। तो मिला जुला रुझान है, तो मिला जुला गिफ्ट निफ्टी आपको नजर आएगा कंफ्यूज्ड। ऐसे में हॉर्मास की जरूरत है भाई समझने के लिए मूड दरअसल है कैसा। हॉर्मास गुड मॉर्निंग, कैसा मूड? गुड मॉर्निंग आशीष। और मूड दिखने के लिए अच्छा है मगर अच्छा है नहीं कहने के लिए देखा जाए तो, क्योंकि कल डाउन ने जो अंडर परफॉर्म करा और अगर S&P 500 और नैस्डैक ऊपर बंद हुए तो वो टेस्ला की बदौलत बंद हुए। 21% मूव आने के बाद इस तरह का और 21% जी बिल्कुल इसी तरह, इसीलिए। और आप देख सकते हैं कि टेस्ला अगर 22% चलने के बाद भी नैस्डैक में 1% का भी उछाल नहीं आया है। वो इसलिए क्योंकि टेस्ला का उतना वेटेज नैस्डैक में है नहीं। नैस्डैक में करीब करीब 4.25% का वेटेज है टेस्ला का, जबकि जो बाकी के बिग टेक है उनके 11, 12, 14% है। और वो सारे बिग टेक कल चले नहीं, ना एप्पल चला, ना इन्वीडिया चला, ना अल्फाबेट चला। उन सबके नतीजे आने वाले हैं आने वाले हफ्तों में, तो वो थोड़े से ऑन द एज अभी भी है। तो ये सिर्फ टेस्ला की बदौलत कल हरे निशान में बंद हुए S&P 500 और नैस्डैक, मगर मूड कुछ इतना सुधरा हो या कोई ऐसे बड़े संकेत आए हो ऐसा है नहीं। और टेस्ला में भी जो 22% की उछाल आई वो भी 2013 के बाद की उनकी एक दिन की सबसे बेहतरीन तेज़ी थी, और 2010 में जो उनका IPO आया था उसके बाद की दूसरी सबसे बेहतर दिन था उनका। लेकिन नतीजे जो थे, इलॉन मस्क ने जो कमेंट्री दी थी कि 20 से 30% की ग्रोथ आएगी हमें अगले साल, जो एनालिस्ट बेरिश है वो तो बेरिश है ही, लेकिन जो बुलिश है वो भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि इस तरह की ग्रोथ आ सकती है। जो डॉइश बैंक है वो तो बुलिश है टेस्ला पे। उन्होंने कहा है कि
इलॉन मस्क ने तो कहा है 20-30% होगी, हमारे हिसाब से 10 से 15 से ज़्यादा होने के अनुमान थोड़े से कम है। और वो सारा उस पर डिपेंड करता है कि वो अफोर्डेबल कार कितनी जल्दी ला सकते हैं। जो मॉडल 3 या मॉडल वाई उनका जो है वो $30,000 के नीचे का कब तक ला सकते हैं वो उस पर डिपेंड करेगा। और मॉर्गन स्टैनली ने भी कहा कि हमारा तो अनुमान ये है कि 14% ग्रोथ होगी। और बर्नस्टीन जो कि बेरिश है, उन्होंने तो ये तक कहा है कि इलॉन मस्क बातें तो करते हैं मगर डिलीवर करने में थोड़े से तकलीफ होती है उन्हें। तो काफ़ी इंस्टेंसेस हाईलाइट करे उन्होंने रोबो टैक्सी के, इसके उसके, नहीं हुआ है। कहा उन्होंने बहुत पहले था, 4 साल से एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड होना है, वो नहीं हुआ है। तो ये उनका मानना है कि रेगुलेटरी और जो टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स है वो टेस्ला को शायद मुश्किल में डाल सकते हैं आगे चल के। इसलिए बर्नस्टीन टेस्ला पे बेरिश है। मगर डाउ ने अंडर परफॉर्म क्यों करा? एक तो इसलिए क्योंकि टेस्ला डाउ का हिस्सा है नहीं, और डाउ के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं जिनके नतीजे आए कल वो थोड़े से कमज़ोर थे। IBM के नतीजे कमज़ोर थे तो IBM 6% गिरा, और हनीवेल के नतीजे कमज़ोर थे इसलिए वो भी 5% गिरा, तो उसमें डाउ में दबाव आया। और बोइंग में दबाव आया क्योंकि जो अग्रीमेंट होना था हड़ताल करने वाले कर्मचारी और बोइंग के बीच में, वो कर्मचारी ने रिजेक्ट कर दिया। तो उस वजह से शेयर में दबाव था और उस वजह से डाउ में दबाव था। जिसने डाउ की थोड़ी सी लाज बचाई वो है यूपीएस के नतीजे अनुमान से अच्छे थे। 2 साल के बाद पहली बार सेल्स और प्रॉफिट पे बढ़ोतरी हुई है। ये यूपीएस क्या करती है? ये पार्सल डिलीवरी का काम करते हैं, जो अमेजॉन, फेडेक्स वगैरह करते हैं, यूपीएस वहाँ। मगर उन्होंने एक वक्त पर यूपीएस 10% ऊपर था, मगर गेंस थोड़े से कम हो गए क्योंकि उन्होंने अपनी रेवेन्यू ग्रोथ की जो गाइडेंस है वो दोबारा काटी है, दूसरी बार लगातार। पहले उनका कुछ $94 बिलियन का अनुमान था, वो उन्होंने पिछले क्वार्टर में कुछ 93 बिलियन किया था, अब उन्होंने 91.5 बिलियन कर दिया है। तो इस वजह से शेयर की जो बढ़ोतरी थी वो थोड़ी सी कम हो गई और 5% ऊपर बंद हुआ यूपीएस। काफ़ी सारा मैक्रो डेटा भी आया कल, मगर उससे भी बाजार पे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स अनुमान से बेहतर थे और जो प्री हरिकेन लेवल्स जो थे उस पर वापस आ गए, तो वो एक अच्छी बात थी। फ्लैश आउटपुट इंडेक्स जो आया, PMI डेटा अब तक आया नहीं है, वो तो महीने की शुरुआत में आएगा, लेकिन जो फ्लैश डेटा आया है वो बेहतर था। और न्यू होम सेल्स थे वो अनुमान से बेहतर थे, मगर अच्छे संकेत होने के बावजूद भी कोई खास ऐसा असर बाजार पर नहीं देखने मिला, क्योंकि और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो बाजार को थोड़ा सा अभी एज पर रख रहे हैं। मगर इतना सब होने के बाद भी S&P 500 जो है कल तो बढ़ोतरी हुई, लेकिन अब 240 सेशंस से ज़्यादा S&P 500 अपने 200 DMA से ऊपर चल रहा है। और किसी एक ब्रोकरेज ने एक डेटा एनालिसिस की है कि जब ऐसा हुआ है, 13 ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं पिछली ऐसे कि S&P 500 240 सेशन से ज़्यादा 200 DMA के ऊपर चला हो। जब ऐसा होता है तो अगले 6 महीनों में S&P 500 की औसत रिटर्न्स जो होती है वो 7% की होती है। ये एक एनालिसिस किया है। पाइपर सैंडलर ने भी ये कहा है कि अब जो चुनाव आने वाले हैं उसकी वजह से शायद थोड़ी सी मुनाफा वसूली हो, मगर साल के अंत तक हमारा टारगेट जो है 6100 का है S&P 500 पर, तो हमारा नज़रिया बुलिश बना हुआ है। अर्निंग्स की बात हम कर रहे थे कि जो 160 कंपनियों के नतीजे आए हैं अब तक S&P 500 के, अब तक जो अर्निंग्स ग्रोथ हुई है वो सिर्फ 3.5% की हुई है। वो अनुमान से कमज़ोर है, मगर फिर भी रिएक्शंस दोनों तरफ के आए हैं। जो अच्छे नतीजे आए हैं तो अच्छे आए ही हैं, मगर जो अपने भी वैसे ही हो रहा है। एक्सट्रीम रिएक्शंस हो रहे हैं दोनों तरफ। लार्जली सिर्फ नतीजों पर रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे यूएस में, उसके अलावा ऐसा कुछ वेरिएबल इंपॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल। और मैंने कहीं पढ़ा भी था, किसी ने तो नोट में लिखा भी था कि व्हाइट हाउस में जो कोई भी हो, आगे चल के बाजार तो सिर्फ अर्निंग्स पर ही चलेगा, व्हाइट हाउस में चाहे जो भी हो, दैट इज इरिस्पेक्टिव। तो उस पर ज़्यादा नज़र है। एशिया में अभी मिला जुला कारोबार है, और बैंक ऑफ जापान के गवर्नर ने एक बात अपनी पॉलिसी से पहले कह दी कि जो अगले हफ्ते हमारी बैठक होने वाली है उसमें हम ब्याज दरें नहीं बढ़ाएंगे, कह दिया उन्होंने कल। तो अब पॉलिसी का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, मगर उन्होंने कह दिया, तो एक संकेत जापान से ये निकल कर आया है। तो फिलहाल दिखने के लिए ऑन स्क्रीन संकेत अच्छे हैं, बट दैट इज बिकॉज ऑफ टेस्ला, अदरवाइज नथिंग टू रीड अबाउट। बस ये है कि ट्रम्प साहब के आने से उम्मीदें जाग जाती हैं कि अर्निंग्स को तूल मिल जाएगा, ऐसा लार्जली परसेप्शन है। अमेरिका इनके फेवर के डिसीजंस आएंगे। खैर वो उनकी प्रॉब्लम, पर उनकी प्रॉब्लम अपनी प्रॉब्लम भी है। लेकिन ठीक है, ज़्यादातर नतीजों का रिएक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। फ्लैटिश सा हैंडओवर पकड़ लेते हैं, हॉर्मास की बात से समझ में आ रहा है। अब अपने सेशन का अप्रोच कहने के लिए इंडेक्स पे कुछ रिस्पाइट मतलब बहुत पिट रहे थे तो कम पिटाई हो रही है, तो वो भी अपने आप में रिस्पाइट है। थोड़ा सा थमा है मामला, तो ऐसे में वीरू से जान लिया जाए इसका मतलब क्या, और कुछ डेटा में कुछ इनकरेजिंग सिग्नल मिल पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं। वीकेंड आते आते कुछ मिजाज ठीक होगा नहीं होगा। वीरू गुड मॉर्निंग भाई, कुछ अच्छी बात सुनाओगे क्या आज?
सो के क्लोज की दो उपलब्धियां थी कि निफ्टी ने डॉक्टर साहब मेरा वॉल्यूम बताइए पहले, 24,400 पे पुट राइटर्स का जोन आप सिक्योर करके ले गए। कल बाजार कोलैप्स हुआ, सेल ऑन राइज काम आया, लेकिन सेल में वो थ्रस्ट नहीं था। और सेकेंड हाफ में क्या, इनफैक्ट फर्स्ट हाफ में ही पुट राइटर्स ने और कॉल राइटर्स ने एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ले लिया एट द मनी कॉल पे पुट पे। लगभग 12 बजे के आसपास 6.5 करोड़ कॉल पुट भी की हुई थी, तो वो सेशन फ्लैट चला गया। स्टेबिलिटी 2 सेशन से आई है, क्लोजर टू 24,400। निफ्टी बैंक ने, जो कल बात हुई थी ना कि इन द मनी पुट राइटिंग हुई है और वो काम करेगी अपना, अकॉर्डिंगली उसके एक खूबसूरत ट्रेड दिया लॉन्ग साइड पे, 100 EMA से थ्रस्ट जनरेट किया और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज छू के आया। आशीष, ये जो टाइमिंग है ना, ये फ्राइडे टू वेडनेसडे, किसी भी सीरीज का लास्ट का ये फेज जो होता है ना, वो प्रीवियस परसिस्टिंग ट्रेंड को अरेस्ट करने में अप्रॉक्सीमेटली 80 to 70% सक्सीड करता है। याद रखिएगा, ये फ्राइडे टू वेडनेसडे प्रीवियस परसिस्टिंग ट्रेंड को रिवर्स करने में एक पोटेंशियल रखता है, जिसमें सक्सेस रेशियो अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80% होता है। तो उस बात को ध्यान रखिएगा। मैं आता हूं आज के सेशन पे, कैसे अप्रोच करूंगा मैं यहाँ पर। देखिए, FIS की कैश में बदस्तूर बिकवाली जारी है। 5,060 करोड़ रुपए की सेलिंग करी, 3620 करोड़ रुपए के DIS का बाय था, लेकिन वो जो 24,400 के आसपास स्टेबिलिटी आ रही थी, उसका एक अंश आपको मिलेगा यहाँ पर। वो ये कि करीब 1672 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय किया, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करे, 12,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। दैट्स इंपॉर्टेंट सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये कल हो गया, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये गुरुवार को हुआ, जब आपका मंथली कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने वाला है। और एक और चीज़, पहली बार किसी सेशन में कुछ भी आया हो, लेकिन 18,000 पुट शॉर्ट आई हैं FIS की तरफ से और कॉल शॉर्ट कवर हुई हैं। दैट्स गुड। और स्टॉक फ्यूचर्स में तो 27 और 48 करोड़ रुपए की बाइंग है ही, 14,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, 28,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए। ये सारे के सारे काफ़ी पॉजिटिव वेरिएबल्स हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, मैं इंट्यूशन पे नहीं, मैं आई थिंक लेवल्स पे फोकस करता हूँ। लेवल्स क्या है वो देखते हैं, जो थ्रस्ट जनरेट करेंगे। लेके आइए, ये देखिए FIS के नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट थोड़े से रिड्यूस हुए हैं। कॉल राइटर्स कहाँ परसिस्ट करते हैं? कॉल राइटर्स हैं 24,500 के जोन में, 24,600 के जोन में। ये दो जोन्स पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं। 24,500 की कॉल 58 लाख का आउटस्टैंडिंग OI होल्ड करती है, और 24,300 की पुट, 24,400 की पुट एक मीनिंगफुल OI भी होल्ड कर रही है। बट याद रखिएगा, नीचे एवरेज कोई नहीं है बहुत दूर तक, नॉट्स ओनली 200 EMA, जो कि करीब 23,500 पे परसिस्ट करता है। तो हमें सारा कंक्लूजन लेना है पुट राइटर्स से। कॉल राइटर्स के जरा कन्विक्शन को आप पिरामिड्स पे दिखाइए। 24,500 पे सबसे बड़ा कॉल राइटर खड़ा है, और ये रहा। लेकिन एक चीज़ आपने गौर करी, इस डायग्राम को बड़े गौर से देखिए, क्या हुआ है, क्या है इसमें। इन द मनी पुट राइटिंग, वो चीज़ जो एक दिन पहले निफ्टी बैंक में हुई थी, वो आज निफ्टी में हुई है। सो क्या करना है, लेवल्स लेके आइएगा। देखिए, अभी हम एज ऑफ नाउ बेस 1 को रिस्पेक्ट देंगे। अब शॉर्ट यहाँ पे इसलिए नहीं करेंगे, टिल द टाइम बेस 1 वायलेट नहीं हो रहा है, हम शॉर्ट नहीं करेंगे, स्पेशली इस टाइम फ्रेम में। अगर ये वायलेट हो गया, अगर 321 बेस, तो याद रखिएगा 24,040 101% आएगा। बट टिल द टाइम अब बेस 1 है, हम शॉर्ट नहीं करेंगे। रेंज परसिस्ट करती है, दैट इज अबाउट 321,383, वो और RS1 लेके आइएगा। और वो क्या है, 24,531, ये रेंज, इसको ट्रेड कीजिए। बट फिर कह रहा हूं, 24,491 और 531 अगर बाइसेक्ट हुआ, तो एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग, एक 24,731 जहां पे 10 EMA परसिस्ट करता है, वहां तक का स्विंग जनरेट कर सकता है। याद रखिएगा, जो मैंने बात कही कुछ देर पहले निफ्टी के बेस के बारे में, बेस तब वायलेट होगा, कंक्लूजन देगा निफ्टी बैंक। अगर निफ्टी बैंक 100 EMA तोड़ दे, और ध्यान से सुनिएगा, या फिर 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एक रिवर्सल ले, क्लू हमें निफ्टी बैंक से लेना पड़ेगा। नाउ निफ्टी बैंक सेटअप स्ट्रॉन्ग था, कल रिएक्शन स्ट्रॉन्ग दिया, प्लेसमेंट ऑफ HDFC बैंक इंटरेस्टिंग स्ट्रॉन्ग, ICICI बैंक 1250 के ऊपर स्टेबल है, दैट्स गुड। यहाँ पे कॉल राइटर्स कहाँ पे परसिस्ट करते हैं, यहाँ पे कॉल राइटर्स अब CMP के आसपास नहीं है, वो हैं 52,000 पे। पुट राइटर्स हैं 51,500 पे और 51,000 के जोन में, जहाँ पे 100 EMA परसिस्ट करता है। लेवल से क्या आइएगा, देखिए कल हमने बेस 1 के आसपास ट्रेड लिया और 20 EMA के आसपास छोड़ भी दिया, 51,500 पे आसपास आपकी क्लोज आई है। डिप टुवर्ड्स बेस 1 बाय होगा, इवन द फ्लैट ओपनिंग टुवर्ड्स 51,500 वो एक बाय होगा। बट क्रक्स क्या है, अगर हम कल का स्विंग हाई जो RS1 है और 20 EMA अगर ये क्रॉस करते हैं, तो एक 52,032 तक का स्विंग मिलेगा।
और अगर हमें इस सिंकिंग जोन से मार्केट को कहीं बाहर निकालना है तो वह बैंक निफ्टी अगर 52,032 पार होता है तो एक स्विंग टुवर्ड्स 52329 पॉसिबल है। आशीष। बहुत बढ़िया और बिल्कुल सही। इंट्यूशंस पे नहीं जाने का, लेवल्स पे फोकस करने का, और वो ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड आपकी स्क्रीन्स पे। हर्षदा के पास चला जाए सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स in न्यूज़ जानने के लिए, और खास तौर पे नतीजों में कुछ सुधार आना शुरू हुआ है या मामला अभी भी गड़बड़ाया हुआ है, ये जान लेते हैं। हर्षदा, गुड मॉर्निंग, कैसे लगे? आईटीसी के नंबर्स थोड़े से बेहतर लग रहे हैं आशीष मेरे को, स्पेशली वॉल्यूम, सीक्रेट वॉल्यूम्स 3% पर आई है, अनुमान 2 से 3% का था, उस पर आएंगे। प्रॉफिटेबिलिटी फ्लैटिश है, 3% की ग्रोथ दिखा रही है। रेवेन्यू 17% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, 19,327 करोड़, उम्मीद से काफ़ी बेहतर है आंकड़ा। EBITDA में 5% का इजाफा देखने को मिला है और मार्जिन 32.8% पर, जहां पर अनुमान 36% का था। सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ जैसे मैंने मेंशन किया 3% पर आई है, 2 से 3% की ग्रोथ का अनुमान था। FMCG बिजनेस में हालांकि उतना पिकअप नहीं है क्योंकि 7 से 8% तक की वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान था, ये महज 5% पर है। हालांकि कंपनी का होटल रेवेन्यू 12% बढ़ने में कामयाब है और एग्री बिजनेस ने काफ़ी बेहतर काम किया है। कंपनी कह रही है कि जो डिमांड है वो अभी भी थोड़ी सी फीकी है, उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन कंपनी के लिए जो स्टेपल्स का कारोबार है वो डिलीवर कर रहा है ग्रोथ को। दूसरी तरफ गोदरेज कंज्यूमर ये रेडार पर रहेगा, जहां पर हमने देखा है मुनाफे में 13.5% का इजाफा देखने को मिला है, उम्मीद से बेहतर मुनाफा 491 करोड़ पर। रेवेन्यू 2% बढ़ता हुआ, ये भी उम्मीद से थोड़ा सा बेहतर है। EBITDA में 8% तक की ग्रोथ देखने को मिली, 759 करोड़ का यह नंबर। मार्जिन 20% पर आए हैं, 20.7%। वॉल्यूम ग्रोथ 7% पर आई है, ये थोड़ी सी वॉल्यूम ग्रोथ बेहतर है, लेकिन जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो लार्जली इंटरनेशनल बिजनेस लीड कर रहा है वर्सेस डोमेस्टिक बिजनेस। इंडसइंड बैंक ने किया है निराश, 34% मुनाफे में गिरावट देखने को मिली है, 4648 करोड़ का आंकड़ा। रेवेन्यू फ्लैट है, रेवेन्यू आई बेग योर पार्डन, ब्याज से आय फ्लैट है, करीब 5% की ही ग्रोथ देखने को मिली। एसेट क्वालिटी थोड़ी सी एस्केलेट होती हुई दिखाई दी है, 2.11% पर ये नंबर आ खड़ा हुआ है। आप NTPC पर भी ध्यान देंगे, जहां पर प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ है, लेकिन रेवेन्यू EBITDA कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं और मार्जिन्स भी इस क्वार्टर में कुछ प्रेशर में आए। MGL के लिहाज से प्रॉफिटेबिलिटी और EBITDA में दबाव बनता दिखाई दिया है, मार्जिन्स भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। तो उस लिहाज से सिर्फ मुझे लग रहा है थोड़ा सा वॉल्यूम के फ्रंट पर गोदरेज कंज्यूमर डिलीवर करता हुआ दिखाई दिया है, बाकी नंबर्स ओके ही हैं, ज़्यादा कुछ आतिशबाजी नहीं दिख रही है। चलिए भाई, क्विकली थोड़ा छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अच्छा, हॉर्माज बात कर रहे थे हरिकेन रिलेटेड US में। अपने यहाँ वो जो साइक्लोन दाना था उसका सुबह अपडेट आया था कि वो लैंडफॉल हो गया है उड़ीसा में, तो भाई आप लोग ध्यान रखिएगा। और उड़ीसा से अब वो पश्चिम बंगाल की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है। खैर, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटूंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजी। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज फ्राइडे का इवेंट्स कैलेंडर बता देता हूं आपको। भाई फ्राइडे है सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन। नतीजों में 5 निफ्टी के नंबर्स आने हैं। हम किसी ITC, NTPC, इंडसइंड बैंक पे रिएक्ट कर रहे होंगे निफ्टी के नंबर्स पे। 5 और जोड़ लीजिएगा, BEL, BPCL, कोल इंडिया, JSW स्टील और श्रीराम फाइनेंस। भाई साहब उसके साथ साथ वायदा के 8, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, चोलमंडलम इन्वेस्टमेंट, TLF, HPCL, इंटरग्लोब और टॉरेंट फार्मास्यूटिकल्स। खूब रिजल्ट हेवी डे सामने खड़ा है। कैश के नंबर्स की मेंशन नहीं कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट वो भी है। श्रीराम फाइनेंस में बस ऐड कर देता हूं कि आज नतीजों के साथ साथ बोर्ड स्टॉक स्प्लिट पे भी विचार करेगा। कुछ इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड्स हैं, इसलिए रख रहा हूं आपके स्क्रीन पे। LTI माइंट्री, LTTS, DB कॉर्प, दालमिया भारत, वो अपडेट एक्स डिविडेंड के सारे अमाउंट स्क्रीन पर आ जाएंगे। आज GST जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक है वो होनी है गांधीनगर में और रियल एस्टेट पर फोकस होगा। पिछली वाली GOM की जो बैठक थी, रिकमेंडेशन बड़े इंटरेस्टिंग से आए हैं। अब क्या GST काउंसिल एक्सेप्ट करता है वो अलग बात है। आज रियल एस्टेट रिलेटेड अपडेट्स अवेटेड होंगे। शाम को 5 बजे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के हमारे नंबर्स आ रहे होंगे। जापान का CPI आ चुका है, कुछ ईज ऑफ हो गया है।
यूएस के ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर शाम को आएंगे। आज अच्छा फ्राइडे है, कोई खास नहीं, लेकिन हाँ अरशद वारसी साहब की बड़ा सिंह चौधरी ये रिलीज होने जा रही है। और ओटीटी में मैं बहुत दिन से जब भी नेटफ्लिक्स खोल रहा हूँ तो दिख रहा है सामने बंदा सिंह चौधरी। ओटीटी रिलीज में 2 पत्ती है काजोल और कीर्ति सोनौन की, और जियो सिनेमा पे द मिरेंडा ब्रदर्स। अरे आप रख सकते हैं आप। हाँ लाइए भाई, कमोडिटी स्ट्रैटेजीज पृथ्वी फिल्मार्ट के मनोज कुमार जैन साहब की तरफ से आई है। चांदी का दिसंबर वायदा खरीदने का मन 95,500 के स्टॉप के साथ, और एल्यूमिनियम नवंबर वायदा खरीदारी करने का मन 238 के स्टॉप लॉसेस हैं। बाकी लेवल स्क्रीन्स पर आ जाएंगे। आज फ्राइडे है और वीकेंड स्पेशल का दिन है और दिवाली का समय है। आप लोगों के लिए तोहफे खरीद रहे होंगे, लोग आपको तोहफे दे रहे होंगे, तो सीएनबी से आवाज़ भी एक तोहफा लेकर आया आपके लिए। वो अगर कोई टीज़र हो तो स्क्रीन पर रखिएगा। 12:27 पे देश के कुछ बहुत प्रोमिनेंट स्टॉक पिकर्स, उनकी बेहतरीन पिक्स। तो आवाज़ का दिवाली गिफ्ट हैम्पर होगा। वो गिफ्ट हैम्पर में कुछ बेहतरीन पिक्स होंगी आपके लिए इस नए संवत जो हमारे सामने खड़ा है उसके लिए। चलिए इस नोट पर मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पर जब लौटूंगा तो आज का सीधा सौदा। नमस्कार।